Good morning, class. We will continue the session with chapter number 2, Basic Accounting Terms. लास्ट सेशन में हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टर्म डिस्कस किया था, जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं और पेमेंट बाद में रिसीव करते हैं, उनको हम डेटर कहते हैं। क्रेडिटर, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर जो बायर और सेलर अननोन है तो वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, सो दे डोंट प्रेफर इंडल्जिंग इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उस केस में क्या करवाया जाता है कि डेटर को तो हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, बट देयर इज़ नो रिटन डॉक्यूमेंट साइन। तो कई बार हम रिटन डॉक्यूमेंट साइन करवाना प्रेफर करते हैं। तो जब हम रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ डेट साइन करवाते हैं, इट इज़ टर्म्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल पेबल भी हो सकता है। वो बिल रिसीवेबल कब है? व्हेन सेलर डायरेक्ट द बायर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट इन फ्यूचर। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई बायर और सेलर के बीच में, बायर ने बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं दे सकता, मैं कुछ टाइम बाद दूंगा, मे बी से आफ्टर 60 डेज़। तो सेलर बोलेगा ठीक है भैया, आप 60 डेज़ बाद पेमेंट दे देना, बट अभी मुझे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके दो। तो जो बायर है वो एक सिग्नेचर करके देगा कि मैं सो एंड सो पर्सन को 90 डेज़ बाद पेमेंट कर दूंगा। तो व्हेन सेलर डायरेक्ट द बायर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट इन फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड बिल रिसीवेबल। इसने ये रिसीव करना है बट आफ्टर 60 डेज़ करना है। सिमिलरली दूसरी पार्टी के लिए क्या है, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं आपको 90 डेज़ बाद कर रहा हूँ, बायर ने बोला कि मैं आपको 90 डेज़ बाद पेमेंट कर रहा हूँ। सो बिल एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हुम हैज़ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो उसके लिए वो गुड्स बिल पेबल है, जिसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए और रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया है। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल इज़ बोथ पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जब हमारा डेटर हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करके दे रहा है कि मैं आपको सो एंड सो डेट के बाद पेमेंट दूंगा, इट इज़ बिल रिसीवेबल। एंड क्रेडिटर को जब हम उसको पेमेंट, हमें किसी को क्रेडिटर को पे करना है और हम रिटन डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, इट इज़ बिल पेबल। देन नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। Goods refer to the product in which business unit is dealing. That means goods mean all the item which are purchased and sold in ordinary course of business. जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जब वो हम परचेज कर रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड्स। एग्जाम्पल कुड बी फॉर अ फर्नीचर डीलर, परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल विल बी गुड्स। अगर वो परचेज ऑफ टेबल और चेयर या फर्नीचर के अलावा कुछ करता है, देन इट इज़ नॉट द गुड्स, इट इज़ एन असेट। सिमिलरली फॉर अ स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज़ द गुड्स। अगर वो अपना स्टॉक रखने के लिए कंप्यूटर खरीदता है, दैट इज़ नॉट द गुड्स। सो गुड्स इज़ द आइटम परचेज एंड सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम सेल करेंगे। देन इज स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री refer to the goods held by business for sale in ordinary course of business, जो हमारे पास एक टाइम पे अवेलेबल है, जो हम सेल करेंगे। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज इन द बिजनेस। जो हमारे पास इस समय आइटम्स अवेलेबल है जिसको हम सेल करेंगे, उसको हम स्टॉक कहेंगे। देन वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड स्टॉक। हम डिपेंड करता है स्टॉक कब ले रहे हैं। अगर हम साल के बिगनिंग की स्टॉक की बात कर रहे हैं, इट विल बी टर्म्ड एज ओपनिंग स्टॉक, दैट इज़ अनसोल्ड गुड्स और स्टॉक इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक इज़ द अनसोल्ड गुड्स और स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट मीन्स अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को है, तो जो गुड्स हमारे पास 1 अप्रैल को अवेलेबल होंगे उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। जो गुड्स हमारे पास
जो गुड्स हमारे पास 31 मार्च को अवेलेबल होंगे दैट विल बी अ क्लोजिंग स्टॉक, एंड जो 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा. देन गुड्स में बी ऑफ फॉलोइंग काइंड: stock of raw material, that is goods lying unprocessed with the firm, that is raw material. Then stock of work in progress or semi finished goods, goods on which further processing is yet to be done. अभी वो फिनिश नहीं है, उस पर अभी कुछ प्रोसेसिंग बची है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से पहले. सो दैट विल बी अ स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स. एंड द फिनिश्ड goods which are complete in all respect but lying unsold with the firm, that will be finished goods. Then next is voucher. Voucher is a documentary event in support of a business transaction, that will be voucher. जैसे हम बाहर मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, we get a bill, so that is a documentary proof that हमने कुछ खरीदा है. तो इसी तरह बिजनेस जब कुछ ट्रांजेक्शन में एंटर होता है, दे शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर दैट, एंड दैट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज कॉल्ड वाउचर. लाइक इनवॉइस, कैश मेमो, डेबिट क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, these are all vouchers. Then discount. Discount is any type of reduction in the price by the seller to the buyer. जब कुछ भी प्राइस में रिडक्शन सेलर बायर को ऑफर कर रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज डिस्काउंट. देन डिस्काउंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स: ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस. कि जब वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है रिडक्शन, देन दैट विल बी अ ट्रेड डिस्काउंट. यूजुअली जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बल्क बाइंग पे दिया जाता है. लाइक अगर हम कुछ बल्क में बाय करें जो हमें डिस्काउंट मिलेगा तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे. से अगर आप 100 यूनिट तक परचेज करते हैं, सेलर्स कहता है मैं आपको 10% रिडक्शन दे दूँगा. अगर आप 100 से ज़्यादा करते हैं मैं आपको 12% रिडक्शन दे दूँगा यूनिट. तो जो बल्क बाइंग पे डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है. लिस्ट प्राइस इज दी प्राइस मार्क्ड ऑन दी गुड्स व्हेन गुड्स आर बॉट इन बल्क. एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज़ शोन एज अ वे ऑफ डिडक्शन इन इनवॉइस. जो हमारा बिल जनरेट होगा उस ट्रांजेक्शन का, उसमें लेस करके हम उसको दिखाएंगे. से हमारा टोटल लिस्ट प्राइस आ रहा था 10,000, सेलर ने कहा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट देगा, तो लिस्ट प्राइस 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 1,000 एंड 9,000 वी हैव टू पे, जिसका बिल जनरेट होगा. सो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. तो जब हम बुक्स में दिखाएंगे कि हमने परचेज़ किया है तो हम 9,000 की दिखाएंगे. दो लिस्ट प्राइस वॉज 10,000, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 1,000 का, तो हमने जो एक्चुअल परचेज़ की दैट इज़ ऑफ 9,000. तो जब हम अपनी बुक्स में परचेज़ रिकॉर्ड करेंगे हम 9,000 की रखेंगे. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते. द नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. Cash discount is the discount allowed by the buyer for making, allowed to the buyer for making the prompt payment. अगर हमारा जो डेटर है उसने हमें ड्यू डेट से पहले पेमेंट दे दी है तो हम उसको जो डिस्काउंट देंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट, दैट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. सो इट इज़ लाइक एन इंसेंटिव to encourage the debtor for the payment. और जो पार्टी अलाउ कर रही है डिस्काउंट उसके लिए वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, एंड द पार्टी हु इज़ रिसीविंग द डिस्काउंट इट इज़ लाइक अ इनकम फॉर दैट पार्टी, एंड बोथ द पार्टीज विल शो दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
से हमारी जो फर्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई थी वो 60 डेज़ की हुई थी कि डेटर सेट कि आई विल गिव यू पेमेंट आफ्टर 60 डेज़, बट हमने उसको एक ऑफ़र दिया कि अगर आप हमें 30 डेज़ में पेमेंट दे दोगे तो हम आपको 10% रिडक्शन दे देंगे। तो उसने उस डिस्काउंट के चक्कर में हमें 30 डेज़ में ही पेमेंट दे दी और हमने उसको 10% इन्वॉइस में से लेस कर दिया। सो उसने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया और हमने उसको लेस किया, सो दैट विल बी टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट। तो जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है वो हमारे लिए एज अ एक्सपेंस ट्रीट होगा, दूसरी पार्टी जिसने रिसीव किया उसके लिए इनकम है वो, और दोनों ही पार्टी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। देन इज अकाउंट। अकाउंट इज व्हेन रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर शोन एट वन प्लेस अंडर वन पर्टिकुलर हेड। लाइक हमारे बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, हमने जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती गई हमने उसको रिकॉर्ड करते गए इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ डेट वाइज। तो हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कहा था कि जर्नल हमारी एक बुक होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं एज एंड व्हेन इट हैपन। तो उसमें तो सारी जर्नल में तो मिक्स नेचर की ट्रांजेक्शन होगी। देन सेकेंड स्टेज वॉज क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कहा था कि हम एक सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन एक हेड में पुट करते हैं। सो अकाउंट इज़ ए पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हम रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक ही प्लेस में एक ही हेड के अंडर दिखाते हैं। से हमने जितनी भी बिज़नेस की ट्रांजेक्शन है उसमें से हमने कहा हम कैश ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम एक कैश का अकाउंट बना लेंगे और जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है इस अकाउंट के अंडर रिफ्लेक्ट करेंगे। सो दैट इज़ एन अकाउंट। और हम जो बनाते हैं अकाउंट दैट इज़ अ टी शेप अकाउंट, दैट मीन्स एक लाइन यहाँ आती है एक लाइन आती है तो वो टी शेप हो जाता है। सो अकाउंट इज़ अ टी शेप जिसकी दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ कॉल्ड डेबिट विच इज़ डिनोटेड बाय DR एंड राइट हैंड साइड इज़ डिनोटेड बाय CR विच इज़ क्रेडिट। सो अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो डेबिट is debit's left hand side and credit is right hand side of an account. Next term is bad debt. Bad debt is the amount that has become irrecoverable from a debtor. It is a business loss, like अगर कोई डेटर है, डेटर कौन होते हैं जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं एंड हम उनसे पेमेंट आफ्टर सम टाइम रिसीव करने वाले हैं। तो अगर कोई डेटर हमें पेमेंट नहीं दे रहा है, दैट डेटर हैज़ टर्न्ड बैड, तो उसको हम कहेंगे बैड डेट्स एंड इट इज़ लॉस फॉर द बिजनेस। आपने किसी से 5,000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए, आपने 5,000 रुपीज़ उससे रिसीव करने थे एंड दैट पर्सन इज़ नॉट पेइंग। आप परस्यू कर रहे हो बट आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन से आई एम नॉट पेइंग, तो आप उसको क्या दिखाओगे उस लॉस को अपने बुक्स में? दैट विल बी टर्म्ड एज बैड डेट विच मीन्स डेटर हैज़ टर्न्ड बैड। देन इज इंसॉल्वेंट. Insolvent is a person or enterprise firm which is not in position to pay its debts. और कोई भी पर्सन या इंटरप्राइज कब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा? व्हेन देयर लाइबिलिटीज़ आर मोर दैन असेट्स, तो वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगा। सो दैट पर्सन और इंटरप्राइज विल बी टर्म्ड एज इंसॉल्वेंट, जिसको हम कहते हैं दिवालिया निकलना। Then is solvent. Solvent is a person or enterprise which is in position to pay its debt. So that is termed is called solvent. Then the entity. An entity refer to a economic unit which is engaged in performing economic activities. कोई भी economic unit जो economic activity perform कर रही है, that will be termed as entity. Then next term is invoice. It is a business document which is prepared by the seller when the goods are sold on credit. तो जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है तब गुड्स सेल हुए तब भी हमें उसका एक बिल जनरेट करना पड़ेगा एंड दैट बिल विल बी टर्म्ड एज इनवॉइस। एंड इस इनवॉइस में सारी डिटेल लिखी होगी, डिटेल ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स विथ क्वांटिटी एंड price. So that invoice becomes the legal
डॉक्यूमेंट कि आपने सो एंड सो पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए और उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी. देन नेक्स्ट इज रिसिप्ट. Receipt refer to the amount received or receivable by the business organization from selling assets or goods or services. So, when the amount is received or receivable by the business organization, then it will be termed as receipt. Receipt is again of two types: revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts refer to the amount received or receivable इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्शन से रिसीव हो रहा है अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट. एंड जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, इसका नेचर जो है दैट विल बी अ रेकरिंग नेचर. दैट मीन्स इट विल रिपीट लाइक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना दैट विल बी द यूजुअल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. सो उसका नेचर क्या हो जाएगा? रेकरिंग नेचर हो जाएगा. सो दैट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. Then capital receipt. Capital receipt refer to the amount received or receivable against transaction which are not revenue in nature. That means जो revenue nature की transaction नहीं है, that will be the capital receipt. And they will be non-recurring in nature. That means वो regular nature की नहीं है transaction. Example is amount received from sale of assets like मशीनरी, फर्नीचर, ओल्ड कंप्यूटर. तो ये हमारे बिजनेस की रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं है. सो दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट और इसका नेचर नॉन रिकरिंग रहेगा. देन इज बुक वैल्यू. बुक वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एज द नेम सेज बुक वैल्यू. बुक में किसी भी आइटम की क्या वैल्यू अपीयर कर रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज बुक वैल्यू. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने एक असेट खरीदा 1 लाख रुपीज़ का. हमने एक कार खरीदी, फर्नीचर खरीदा टोटल 1 लाख रुपीज़ का. तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं कि हमारा फर्नीचर आज की डेट में 1 लाख रुपीज़ का हमने परचेज़ किया है. देन हमने उसको 1 साल यूज़ किया. ऑब्वियसली ड्यू टू वियर एंड टियर द वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल रिड्यूस. तो हमने कहा 1 साल में इसकी वैल्यू कम से कम 5,000 से तो रिड्यूस हो गई होगी. तो नेक्स्ट ईयर हम अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं 95,000 उसी फर्नीचर की. तो दैट बिकम्स दी बुक वैल्यू. फर्स्ट ईयर हमने 1 लाख का खरीदा, हमने उसको 1 लाख की अपनी बुक्स में दिखाया. सो 1 लाख वॉज बुक वैल्यू. फिर हमने उसको डेप्रीशिएट कर दिया. हमने कहा उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो गया होगा, तो अब उसकी वैल्यू बची है 95,000 की. दैट 95,000 विल बी दी बुक वैल्यू फॉर दी नेक्स्ट ईयर. देन हमने उसको 1 और साल यूज़ किया. हमने कहा अब हमने और 5,000 से इस सेट को यूज़ कर लिया होगा, तो विल शो दी वैल्यू एट 90,000. सो दैट 90,000 बिकम्स दी बुक वैल्यू आफ्टर 3 years. सो बुक वैल्यू मीन्स कि आइटम बुक्स में किस वैल्यू पे अपीयर कर रहा है, दैट बिकम्स दी बुक वैल्यू. देन नेक्स्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल is used combinedly for debtors and bill receivable. डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं. जब इन डेटर्स से हम एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं कि दे विल पे अस आफ्टर सो एंड सो डेट, इट बिकम्स बिल रिसीवेबल. सो डेटर एंड बिल रिसीवेबल combinedly known as trade receivable. The next is trade payable. Creditor and bill payable is combinedly known as trade payable. कि टोटल हमने कितना पे करना है, हमने क्रेडिटर को पे करना है और बिल पेबल को भी हमने पे करना है. सो दे विल कम्बाइंडली बी नोन एज बिल पेबल. क्रेडिटर आर द पीपल जिनसे हमने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट. जब वो हमसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं दैट वी विल पे देम आफ्टर सो एंड सो डेट, इट बिकम्स बिल पेबल. So creditor plus bill payable will be trade payable. Then next is cost. Cost is the total expenditure incurred or chargeable to a specified product or activity.
अगर कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उस पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, दैट विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट. सो इट इज़ अ total expenditure income or incurred or chargeable to a specified product or activity. Then is entry. When a transaction or event is recorded in the books of account, it is known as entry. जब हम उसको books of accounts में record करेंगे, then it will be known as entry. Then is balance sheet. Balance sheet is known as पोजीशन स्टेटमेंट, जो हमें असेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की पोजीशन बताता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट जिस पे हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. जब डेट चेंज होगी इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ फर्दर ट्रांजेक्शन. से आज की डेट में हमारे कैश इज़ 1 लाख, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ असेट. कैपिटल इज़ 50,000 एंड क्रेडिटर इज़ 50,000. ये हमारी करंट पोजीशन है जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं. नेक्स्ट डेट पे से और कोई एक ट्रांजैक्शन हो गई कि हमारे जो क्रेडिटर हैं हमने उसको पे कर दिया. आउट ऑफ 1 लाख कैश वी हैव पेड 20,000. तो नेक्स्ट डेट पे पोजीशन क्या हो गई कि कैश हमारा 80 हो गया, कैपिटल हमारी 50 है और क्रेडिटर हमारे रिड्यूस हो गए. सो इट शोज़ द पोजीशन ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑन अ गिवन डेट जिस पे भी हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं. देन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूसेज. हम एक असेट को यूज़ कर रहे हैं और उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूसेज. बिकॉज ऑफ टाइम, अगर आप एक असेट को नहीं भी यूज़ करोगे उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी. लाइक आपने एक न्यू कार ख़रीदी, ब्रांड न्यू कार ख़रीदी और आपने उसको गैरेज में खड़ा कर दिया 1 साल के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने उस असेट को यूज़ नहीं किया तो आपको सेम प्राइस मिलेगा. नहीं, उसकी वैल्यू में तब भी रिडक्शन आया है एंड दैट इज़ ड्यू टू टाइम. और ऑब्सोलेंस, कि उससे बेटर वर्जन और टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के केस में होता है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलेंस. और एक्सीडेंट, कि उस एसेट का एक्सीडेंट हो गया सो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गई. सो डेप्रिसिएशन इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट और उसके रीजंस कोई भी हो सकते हैं. देन इज़ proprietor. Proprietor is the person who makes investment in the business and bear all the risk of the business. That is called proprietor. Then is rebate. Rebate is deduction in price allowed by the seller after the goods has been sold, and it is allowed for reason other than cash discount इज़ अलाउड. मतलब वो जब हमारी सेल हो चुकी है उसके बाद अगर हमें कोई रिडक्शन मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड रिबेट. और वो ना वो ट्रेड डिस्काउंट है ना वो कैश डिस्काउंट है. द रीज़न इज़ अदर दैन दिस टू. दे कुड बी बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी. से हम एक प्रोडक्ट ख़रीद के लेके आए और हमने उसकी पेमेंट कर दी एंड वी रियलाइज्ड कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है. हम अपने सेलर के पास वापस जाते हैं देन से अच्छा मैं आपको ना फर्दर डिस्काउंट दे देता हूँ, आप मुझे इतना पैसा मेरे से ले जाओ और मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दे रहा हूँ. दैट विल बी टर्म्ड एज रिबेट. सो रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड इट इज़ अलाउड फॉर रीज़न अदर दैन द कैश और ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड. देन नेक्स्ट टर्म इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं. इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो दीज 3 combinedly are known as financial statements or final accounts, and this is prepared at the end of the year to know the profit or loss of the business and to know the financial position of the business. So that's all for today. With this we have completed chapter number 2. Thank you.